अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फॉरेन फंडिंग केस। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि ईसीबी ने समन किया है, बुलाया है पीएमएलएन को और पीपीपी को मंडे के रोज़ फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में। और ये बुलावा वो कह रहा है कि बिल्कुल एक दिन पहले हुआ है उस मुजाहरे से जो उन्होंने प्लान किया था ईसीपी ऑफिस के सामने, कि वो क्यों देर कर रही है पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके फ़ैसला सुनाने में। कहता है कि 6 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तक इस केस का फ़ैसला नहीं हुआ, अभी तक ये केस जो है ये पेंडिंग है। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि अगर पीटीआई वाकई इनोसेंट है और उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसको चाहिए कि जितने भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं और अकाउंट डिटेल्स हैं वो ईसीपी के सामने रखे और ईसीपी जो है वो बगैर किसी तखीर के इस केस का फ़ैसला सुनाए और इस केस को बंद करे। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं तो उन्हें मैं बता दूं, जितने भी एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये उन सब्जेक्ट की वर्ब हैं, और ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है समन, वो बुला चुकी है किसको, बोथ दोनों को। दोनों कौन, पीएमएलएन एंड पीपीपी। कब, ऑन मंडे के रोज़। अच्छा, किस सिलसिले में, इन कनेक्शन विद लगा के बता रहा है द फॉरेन फंडिंग केस, इस केस में। तो अब वो ये बात कर रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना उसने बुलाया है दोनों को, दोनों पार्टीज़ को। कौन सी, पीएमएलएन और पीपीपी को मंडे के रोज़ फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, द आर्टिकल जो होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है। द आर्टिकल जो है वो गवर्नमेंट से पहले भी आता है, यहाँ पे भी आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। द आर्टिकल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी आता है, जैसा कि यहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है पीएमएलएन और पीपीपी के साथ। अच्छा, समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है टू ऑर्डर समबडी टू अपीयर इन कोर्ट, किसी को ऑर्डर देना कि आप कोर्ट में हाजिर हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बोथ का इस्तेमाल, बोथ के तकरीबन कोई 9 या 10 इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इस एडिटोरियल में, आज के एडिटोरियल में 2 इस्तेमाल उसने किए हैं। जैसे जैसे इस्तेमाल आते जाएंगे वैसे वैसे साथ ऐड करते जाएंगे हम। अब ये वाला जो इस्तेमाल है इसमें ये होता है कि पहले बोथ आता है, उसके बाद नाउन आता है, फिर एंड आता है, फिर उसके बाद दोबारा नाउन आता है। जैसे यहाँ पे किया गया है पीएमएलएन, ये नाउन, एंड और दूसरा नाउन। एग्जाम्पल देखो, दे हैव बोथ कैट एंड डॉग, उसके पास दोनों हैं, कैट भी एंड डॉग भी। ही इज़ बोथ, वो दोनों ही है, क्या है, टीचर एंड बैंकर, वो टीचर भी है और बैंकर भी है। तो इस केस में ये होता है कि बोथ के बाद जो एक नाउन होता है तो उसके दूसरा साइड पे भी नाउन का इस्तेमाल ही होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक नाउन है और दूसरी साइड पे आप एडजेक्टिव लिख दो, तो वो गलत होगा। तो बोथ आएगा, फिर नाउन आएगा और दूसरी साइड पे भी नाउन आएगा। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किस सिलसिले में। बोथ पार्टीज़ कहता है ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ना, हैव बीन इशूड, इनको इशू हो गए हैं क्या, नोटिस। अच्छा, क्यों इशू हुए हैं, टू अपेयर, के जाहिर हों, किसके सामने, बिफोर द स्क्रूटनी कमेटी, इस कमेटी के सामने, एंड प्रेजेंट देयर डिफेंस, और प्रेजेंट करें अपनी डिफेंस को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं पीएमएलएन और पीपीपी, कहता है इनको इशू हो गए नोटिस कि ये हाजिर हों इस कमेटी के सामने और पेश करें अपने दफा को, अपने डिफेंस को। अब स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच पड़ताल करने वाली कमेटी। अच्छा, अब देखो बोथ पार्टीज़, अब देखो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बोथ और उसके बाद प्लूरल नाउन का। अब ये बोथ का सेकंड यूज़ है, ठीक है। बोथ के मैंने कहा बहुत सारे इस्तेमाल है, यहाँ पे था बोथ, उसके बाद नाउन एंड नाउन।
अब यहाँ पे है बोथ और उसके बाद है प्लूरल नाउन। जैसे ये देखो बोथ पार्टीज, शी स्पीक्स बोथ लैंग्वेजेस, वो दोनों ज़ुबानें बोलती है। देखो बोथ आया और साथ ही साथ हमने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर दिया। बोथ पार्टीज वर प्रेजेंट देयर, दोनों जो पार्टीज थी ना वो वहाँ पे मौजूद थी। तो अब यहाँ पे क्या है, बोथ होगा और प्लूरल नाउन होगा। और एक चीज़ याद रखनी है, इससे पहले आपने द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। द अपीयरेंस विल टेक प्लेस, कहता है ये जो हाजिरी है ना, ये जो हाजिर होना है, ये हैपन होगा अ डे बिफोर, एक दिन पहले। अच्छा, एक दिन पहले किससे? द प्रीवियसली स्केड्यूल्ड, कहता है जो पिछला स्केड्यूल किया हुआ डेमोन्स्ट्रेशन है। इन फ्रंट ऑफ, कहता है किसके सामने? ECP ऑफिस के सामने। अच्छा, ये स्केड्यूल किसने किया था? बाय लगा के बता रहा है द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ओपोजिशन अलायंस, इन इत्तेहादियों ने। विच इज़ एमिंग टू, कहता जिनका मकसद है हाईलाइट द डिले, कि वो डिले को हाईलाइट करें। अच्छा, डिले किस चीज़ में? इन लगा के बता रहा है कंक्लूडिंग में, नतीजा लाने में। किस चीज़ में? द फॉरेन फंडिंग केस में। अच्छा, कौन सा केस? अगेंस्ट द रूलिंग PTI, जो कि रूलिंग PTI के खिलाफ है। वो कह रहा है, कहता है ये जो अपीयरेंस है ना, ये हैपन होगी एक दिन पहले। अच्छा, किससे एक दिन पहले? कहता जो प्रीवियसली स्केड्यूल डेमोन्स्ट्रेशन थी, मुजाहरा था ECP ऑफिस के सामने। और अच्छा, स्केड्यूल किसके ज़रिए किया गया था? बाय लगा के बता रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ओपोजिशन अलायंस के ज़रिए, जिसका मकसद है हाईलाइट करना डिले को, फैसला करने में फॉरेन फंडिंग केस को, जो कि खिलाफ है PTI रूलिंग के। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये जो एहतजाज करना, इन्होंने ये जो मुजाहरा करना है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। दिस केस हैज़ बीन ड्रैगिंग, कहता है इस केस को ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। कब से? फॉर मोर देन 6 ईयर, कहता है 6 सालों से भी ज़्यादा टाइम से। विदाउट रीचिंग, बगैर पहुँचे यहाँ अ फाइनल जजमेंट। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो केस है ना, इसको तकरीबन 6 साल से भी ज़्यादा टाइम से खींचा जा रहा है, बगैर पहुँचे किसी भी फाइनल जजमेंट के। मतलब यहाँ पे जो केस है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसका फ़ैसला नहीं हो रहा, बस उस केस पे तारीख डाली जा रही है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द केस पर्टेन्स टू एलिगेशंस, कहता है ये जो केस है ना, द आर्टिकल लगा है, खास केस की बात कर रहा है। कौन सा केस है? ऊपर इसने बताया है अगेंस्ट द रूलिंग PTI। कहता है ये जो केस है ना, पर्टेन्स टू, जिसका ताल्लुक है एलिगेशन से, इल्ज़ामात से। अच्छा, कौन से एलिगेशंस? कहता दैट ये कि द PTI हैज़ टेकन फंड्स, कि जो PTI है वो ले चुकी है फंड्स को, फ्रॉम ड्यूबियस, कहता बहुत ही मशकूक, बहुत ही सस्पिशियस, प्रोहिबिटेड मतलब जिनसे मना किया गया है, एंड इलीगल और गैर कानूनी सोर्सेज से। विच, कहता जो कि इफ़ प्रूवन, अगर प्रूव होते हैं, कैन लीड टू, वो लेकर जा सकते हैं सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ फॉर द पार्टी के लिए। कह रहे हैं कि ये जो केस है ना, जिसका ताल्लुक है इल्ज़ामात से। कौन से इल्ज़ामात? कहता है जो PTI जो है वो ले चुकी है फंड्स को बहुत ही गैर कानूनी तरीक़ों से। कहता अगर ये बात साबित हो गई ना, तो ये लेकर चली जाएगी बहुत ही शदीद कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ पार्टी के लिए। तो ये सब्जेक्ट है और पार्टेन्स टू इसकी वर्ब है। पार्टेन टू का मतलब होता है कंसर्न, रिलेटेड टू बी, कनेक्टेड विद, कि ये जो चीज़ है ये इससे रिलेट करती है, इससे कनेक्टेड है, इसका ताल्लुक इस चीज़ से है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, सस्पिशियस। अच्छा, लीड टू का मतलब क्या होता है? रिजल्ट इन, मतलब आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हो, इसका जो नतीजा होगा वो इस फॉर्म में निकलेगा, दूसरी फॉर्म में निकलेगा। ये एक्टिविटी जो है आपको कहीं और लेकर चली जाएगी। फॉर इट्स पार्ट, और कहता है इसकी तरफ से, द PTI's लॉयर्स हैव लॉन्च, कहता जो PTI के लॉयर्स हैं वो लॉन्च कर चुके हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं मल्टीपल अटैम्प्ट्स को, कहता बहुत सारी कोशिशों को, ओवर द ईयर्स, कहता कई सालों से,
अच्छा क्यों स्टार्ट किए हैं इसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कहता है टू क्वेश्चन करने के लिए, सवाल उठाने के लिए द ज्यूरिस्डिक्शन को, अथॉरिटी को। अच्छा कौन सी अथॉरिटी? ऑफ द ईसीपी। अच्छा किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना इन्होंने? ओवर दिस मैटर, इस मैटर के ऊपर, इस मामले के ऊपर। कहता अब पीटीआई की बात कर रहा है, कहता उन्होंने क्या किया है, वो लॉन्च कर चुके हैं, वो शुरू कर चुके हैं बहुत सारी अटैम्प्ट्स, वो कई सालों से सवाल उठाने की अथॉरिटी पर। अच्छा किस चीज़ से रिलेटेड? कहता इस मामले से रिलेटेड। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब ये इसकी वर्ब है। लॉन्च करने का मतलब होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। इसके लिए एक और वर्ड है अशरिंग भी आप बोल सकते हो। इन सब का मतलब है शुरू करना। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? अथॉरिटी, जिसके पास पावर है। दीज पिटिशंस, कहता है ये जो रिक्वेस्ट हैं, ये जो दरख्वास्तें हैं, ये जो पिटिशंस हैं, हैव बीन डिसमिस्ड, कहता है इनको डिसमिस कर दिया गया है एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स, कहता है बहुत सारे रीजंस पर, बहुत सारे पॉलिसीज़ पर, प्रिंसिपल्स पर। एंड द ईसीपी हैज़ मेंटेन्ड, और कहता है ये जो ईसीपी है वो मेंटेन कर चुकी है, बरकरार रख चुकी है, होल्ड कर चुकी है, दैट ये कि इट इज़ फुली विद इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, कहता है ये फुली इसको हक है टू डिमांड करने के लिए एन एक्सप्लेनेशन, एक तफसील को। कहाँ से? फ्रॉम द पीटीआई से। अच्छा किस चीज़ के बारे में? अबाउट इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेज के बारे में। अच्छा सोर्सेज किसके? ऑफ फंडिंग के। अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो दरख्वास्ती है ना, ये जो प्ली है, जो रिक्वेस्ट है, कहता है इनको डिसमिस कर दिया गया है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पर, बहुत सारे रीजंस पर। कहता है ये जो ईसीपी है वो मेंटेन कर चुकी है, बरकरार रख चुकी है इस बात को कि उसको पूरा हक हासिल है कि वो डिमांड करे एक्सप्लेनेशन को पीटीआई से, उसके सोर्सेस ऑफ फंडिंग के बारे में, कि वो फंडिंग कहाँ से हुई है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पेटिशंस का मतलब क्या होता है? अपील, प्ली, रिक्वेस्ट, ठीक है, इन सब का मतलब है दरख्वास्तें। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। विद इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है द पावर और राइट टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, कि इनके पास पूरी पावर है, पूरा राइट है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। इट हैज़ फॉर्म्ड, कहता है ये बना चुकी है, आ स्क्रूटनी कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो कि स्क्रूटनी है, जो कि इन्वेस्टिगेट करने वाली है। टू गो ओवर, कहता है जो रिव्यू करेगी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा कौन से डॉक्यूमेंट्स? प्रेजेंटेड, कहता है जो कि पेश किए गए हैं, इन ऑर्डर टू, किस चीज़ के लिए? पहुंचने के लिए फाइनल कंक्लूजन को। वो ये बात कर रहा है, कहता है कि इसने बनाया है, ईसीपी की बात कर रहा है, कहता है ये बना चुका है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमेटी को जो कि रिव्यू करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स को, और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट किए गए हैं ताकि पहुंचा जा सके फाइनल कंक्लूजन की तरफ, फाइनल फैसले की तरफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। गो ओवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिव्यू करना, ठीक है, फिर से देखना, सबको देखना, सारे डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा अब ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है नाउन, ठीक है, उसके बाद आया हुआ है प्रेजेंटेड। इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये हमें बता रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रेजेंट किया गया। ये पास्ट पार्टिसिपल है। द पीटीआई हैज़ ऑल्सो चैलेंज, कहता है जो पीटीआई है वो भी चैलेंज कर चुकी है किस चीज़ को? सोर्स ऑफ फंडिंग को, फंडिंग के सोर्स को। किसके लिए? फॉर द पीएमएलएन और पीपीपी के लिए। एंड देयर केस इज़ ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द ईसीपी, और कहता है इनका जो केस है वो भी किसके सामने है? ईसीपी के सामने है। अब वो कह रहा है कि जो पीटीआई है वो भी चैलेंज कर चुकी है जरिए को, ठीक है, फंडिंग के। किसके लिए? पीएमएल और पीपीपी के लिए, और उनका जो केस है वो भी ईसीपी के सामने है। अब ये जो काम किया ये किसने किया? पीटीआई ने किया। देखो द आर्टिकल आया हुआ है ना, मैंने क्या कहा था? पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। द पीटीएम इज़ नाउ डिमांडिंग, कहता अब जो पीटीएम है वो डिमांड कर रही है दैट ये कि द ईसीपी ब्रिंग,
ईसीबी जो है वो लेकर आए द केस को अगेंस्ट द पीटीआई के खिलाफ टू अ फाइनल कंक्लूजन। तो अब देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, वो ये अब बात कर रहा है, कहता है पीटीएम जो है वो डिमांड कर रही है कि जो ईसीबी है वो जल्द अज जल्द ये जो केस है जो पीटीआई के खिलाफ है इसको फाइनल कंक्लूजन पर लेकर आए, फाइनल उसका फैसला सुना दे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। एट वन पॉइंट कहता है एक पॉइंट पे द ईसीबी हैज़ इटसेल्फ डिसाइडेड, कहता है ईसीबी ने तो खुद डिसाइड किया था। अच्छा क्या डिसाइड किया था? टू फास्ट ट्रैक द हियरिंग्स, कि ये कोर्ट केसेस जो हैं इसमें जल्दी करनी चाहिए। बट देन लेकिन फिर द पेस स्लोड ओवर द प्रीवियस ईयर, कहता है ये जो रफ्तार है वो स्लो हो गई पिछले साल से। एंड द स्क्रूटनी, और कहता है ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना ऑफ एविडेंस की वॉज केप्ट पेंडिंग, कहता है ये पेंडिंग होती गई विद ईच सक्सेसिव हेयरिंग्स, हर एक के बाद दूसरी आने वाली हेयरिंग के साथ। कह रहे एक पॉइंट पे ईसीबी ने तो खुद डिसाइड किया था कि फास्ट ट्रैक करना है कोर्ट के केसेस को, मतलब इनको जल्दी जल्दी इनके फैसले सुनाने हैं, लेकिन कहता है इसकी रफ्तार जो है वो स्लो हुई है पिछले साल से। और कहता है ये जो स्क्रूटनी है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है एविडेंस की, इसको भी रखा गया पेंडिंग, कहता हर सुनवाई के साथ। तो मतलब हर सुनवाई होती थी फिर नई डेट आती जाती थी और कोई फैसला नहीं आता था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा अब ये देखो ईसीबी है, उसके बाद दरमियान में यहाँ पे इट सेल्फ आया हुआ है। ये इट सेल्फ क्या है? ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जो कि जोर देने के लिए आता है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ये बात कर रहा है ना कि ईसीबी ने खुद डिसाइड किया था, तो ये जो खुद है ना, ये जो जोर देना है उसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इसका मिलता जुलता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, और उस केस में ये होता है जब सब्जेक्ट जो होता है, जो डूअर होता है और जो रिसीवर होता है वो एक ही पर्सन होता है। तो रिफ्लेक्सिव केस जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उस केस में लगाया जाता है। अब यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। हेयरिंग्स क्या होती हैं? हेयरिंग्स होती हैं कोर्ट केस, लॉ सूट। फिर पेस का मतलब क्या? रफ्तार। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। स्क्रूटनी हमने भी ऊपर देख लिया था, इन्वेस्टिगेशन। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी वर्ब लगी हुई है। देयरफॉर कहता है इसलिए, द डिमांड कहता है ये जो खास डिमांड है ना किस चीज़ की? टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए। किस चीज़ को? हेयरिंग को, और मेक करने के लिए डिसीजन को, और जस्टिफाइड। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो डिमांड करना है ना कि कंप्लीट करो कोर्ट केसेस को और लेकर आओ डिसीजन को, फैसले को, कहता है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे द आर्टिकल लगा है और उसने डिमांड की बात की है। ये कौन सी डिमांड की बात कर रहा है? अगर आप पीछे जाओ ना, यहाँ पे उसने बात की थी कि द पीटीएम इज़ नाउ डिमांडिंग। ये पीटीएम की डिमांड की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो उसी डिमांड के लिए इसने द आर्टिकल लगाकर हमें ये बताया है कि ये उस खास डिमांड की बात कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। जस्टिफाइड का मतलब है बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑल पार्टीज हैव बिन गिवन, कहता है जितनी भी पार्टीज हैं हैव बिन गिवन, उनको दिया जा चुका है एम्पल टाइम, कहता है काफ़ी टाइम, टू आर्ग्यू देयर केस, के वो आर्ग्यू करें अपने केस के बारे में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये भी नहीं है कि ये जो पार्टीज हैं इनको टाइम नहीं दिया गया था, इनको भी टाइम दिया गया था। किस चीज़ के लिए? कि ये आर्ग्यू करें, बहस करें अपने केस से रिलेटेड, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में चीज़ों को लेकर आएँ सामने। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, प्लेंटियो, स्पेशियस भी बोल सकते हो, ठीक है। इन सब का मतलब है बहुत ज़्यादा, काफ़ी। अक्सर आप कहते हैं ना उस बंदे के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो उसके लिए भी आप एम्पल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एम्पल आया है, इस्तेमाल हुआ है टाइम के लिए। देयर इज़ नो रीज़न, कहता कोई रीज़न नहीं है। द इशू शुड बी ड्रैग्ड एनी फर्दर, कि ये जो इशू है, ये जो मसला है, इसको इतना ड्रैग किया जाए, कहता है इसका कोई रीज़न मौजूद नहीं है। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। देयर से, हेयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इनवयन बनेगी, ये मैंने बताया था। जो रियल सब्जेक्ट है वो ये है और ये इसकी वर्ब है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जैसे ये जो देयर होता है जब इसकी इनवयन बनाई जाती है तो इसके बाद ये जो वर्ब आती है ये इसके रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
जैसे यहाँ पे प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद इसकी वर्ब है। बी प्लस B3 मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। फर्दर, अब ये जो फर्दर है FURTHER, इसका मतलब होता है मज़ीद, ठीक है। एज द रूलिंग पार्टी, कहता है रूलिंग पार्टी होने के नाते द PTI मस्ट डिस्प्ले, कहता है PTI को डिस्प्ले करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, ऑनेस्टी को। किस टर्म्स में, कहता इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग, कहता प्रूव करने में, किन चीज़ को, बोनाफाइड्स को, अपनी इनोसेंस को, ऑफ इट्स फंडिंग सोर्सेज से, इसके फंडिंग सोर्सेज से रिलेटेड। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी के होने के नाते जो PTI है उसको लाजमी डिस्प्ले करे ऑनेस्टी को, ट्रांसपेरेंसी को, मतलब सब चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर आए। किस मामले में, कहता है ये जो फंडिंग केसेस हैं इस मामले में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, अनएम्बिग्विटी। इन सब का मतलब है वो चीज़ें जो शफाफ हों, मतलब जिसको कोई भी देख सकता है, जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई ना हो, वो टू मीनिंग्स ना रखती हो, वो बिल्कुल ओपन हो, बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल शफाफ हो। अच्छा, बोनाफाइड्स, ये जो बोना वर्ड होता है ना पहला, इसका मतलब होता है गुड, अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है अ पर्सनस ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन, कि पर्सन जो था उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी जो सिंसियरिटी है, उसकी जो इंटेंशन है, उसके जो इरादे हैं, मतलब बोना मतलब अच्छी इंटेंशन, अच्छे इरादे, उसकी जो ऑनेस्टी है। तो ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि PTI को लाजमी प्रूव करना चाहिए, ठीक है, अपनी बोनाफाइड्स को, मतलब अपनी इंटेंशन को, अपने इरादों को, अपनी सिंसियरिटी को। इफ़ इट हैज़ नथिंग टू हाइड, कहता अगर इसके पास कुछ भी नहीं है हाइड करने के लिए, और हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, और इसने कुछ भी गलत नहीं किया, एज इट क्लेम, जैसा कि वो दावा करती है, देन इट हैज़ नो रीज़न, कहता फिर तो इसके पास कोई रीज़न नहीं है टू आस्क फॉर, डिमांड करने के लिए, मोर टाइम, ज़्यादा वक्त को, और रिसोर्ट टू, करने के लिए, सहारा लेने के लिए, डिलेइंग टैक्टिक्स को, ऐसे ट्रिक्स को जिससे डिले आए सारे के सारे केस में। तो अब वो ये कह रहा है, कहता है कि अगर इसके पास कुछ भी नहीं है ना छुपाने के लिए, और इसने कुछ भी गलत नहीं किया जैसा कि वो दावा करता है, कहता फिर तो कोई रीज़न नहीं होता कि ये डिमांड करे मज़ीद टाइम का और सहारा ले ऐसे टैक्टिक्स का, ऐसे ट्रिक्स का जिनका मकसद है केस को डिले करना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इट इस्तेमाल हुआ है। ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये PTI के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इसलिए इसने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ताकि इसको बार बार रिपीट ना करें। सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है। अब ये जो वर्ब है यही इसका सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, रिसोर्ट टू, ये चीज़ आपने याद रखनी है, रिसोर्ट के बाद जो है वो टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होना है। इसी तरह अपोज्ड के बाद टू आता है, क्रूल के बाद टू आता है, पोलाइट के बाद टू आता है, काइंड के बाद टू आता है, ग्रेटफुल के बाद टू आता है, अटैच्ड के बाद टू आता है, आइडेंटिकल के बाद टू आता है, और मैरिड के बाद टू आता है। ये कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड्स मेंशन कर दिए हैं, ये इनके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लीड के बाद भी टू आता है। इट शुड प्रोड्यूस, कहता है इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ऑल बैंक स्टेटमेंट्स को एंड अकाउंट डिटेल्स को, एज डिमांडेड, जैसा कि डिमांड की गई है, बाय द ECP से, एंड सब्सटेंशिएट, और प्रोवाइड करनी चाहिए एविडेंस को, सपोर्ट को, किस चीज़ के लिए? इट्स क्लेम्स, इसके दावों के लिए, दैट ये कि ऑल इट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स, के इसके जितने भी सोर्सेज हैं ना फंड्स के, आर अबव बोर्ड, वो बिल्कुल ठीक हैं, फुली डिक्लेयर्ड हैं और लीगल हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं इसको प्रोड्यूस करना चाहिए सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट्स को, अकाउंट डिटेल्स को, उसी तरह से जैसा कि इससे डिमांड की गई है ECP से, और उसको कह रहा है कि प्रूव करना चाहिए अपने दावों को कि इसके सारे जो सोर्सेज हैं ना फंड्स के, वो बिल्कुल ठीक हैं, फुली डिक्लेयर्ड हैं और लीगल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको प्रूव करनी चाहिए, अगर उसके वो बिल्कुल सच्चा है अपने क्लेम में कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने एज इस्तेमाल किया, देखो ऊपर उसने क्या इस्तेमाल किया था? एज द रूलिंग पार्टी।
अब किसी जगह पे इसने एज इस्तेमाल किया होता है और वहाँ पे उसका मतलब होता है बिकॉज। तो एज के और भी काफ़ी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब यहाँ पे जो उसने इस्तेमाल किया था, उसने बताया था इस चीज़ के होने के नाते, मतलब ये रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी की हैसियत से इस चीज़ के नाते। अब यहाँ पे उसने जो एज इस्तेमाल किया है वो इस सेक्शन की बात कर रहा है और इस सेक्शन की बात कर रहा है कि उसको ऐसे प्रोड्यूस करना चाहिए जैसे डिमांड किया गया था। मतलब दो एक्शन जो हैं वो आपस में कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट और प्रूव द ट्रूथ ऑफ, के प्रोवाइड करना एविडेंस को, सबूतों को, सपोर्ट को, ताकि आप प्रूव कर सके अपनी सच्चाई को। तो इसको ये करना चाहिए, सब्सटेंशिएट करना चाहिए, मतलब अपने सबूत लेकर आने चाहिए ताकि ये प्रूव कर सके अपने क्लेम्स को। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब होता है लेजिटमेट, ऑनेस्ट एंड ओपन, कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओपन है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। द ECP फॉर इट्स पार्ट, कहता है ECP को अपने पार्ट पे, अपनी तरफ से, नीड्स टू डिस्पेल, इसको चाहिए डिस्पेल कर दे, छोड़ दे द इम्प्रेशन इस तस्वुर को। कौन सा तस्वुर? दैट, ये कि इट इज़ अलाउइंग फॉर, कि ये इजाज़त देता है, अलाउ करता है डिलेज को। कब? व्हेन देयर इज़ हार्डली एनी नीड ऑफ इट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ECP जो है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो इस इम्प्रेशन से छुटकारा पाए, और इम्प्रेशन क्या है कि ये इजाज़त देता है उन डिलेज को जब उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। डिस्पेल करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, ड्राइव अवे करना, दूर कर देना, डू अवे विद करना, छुटकारा पा लेना। किस इम्प्रेशन से? ये वाले इम्प्रेशन से कि ये डिले करता है जब डिले की ज़रूरत भी नहीं होती। तो फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इसलिए इनवर्जन बनी है। वन वे, कहता वाहिद रास्ता, फॉर द ECP के लिए। अच्छा, कौन सा रास्ता? टू स्पीड अप द मैटर, मैटर को स्पीड अप करने के लिए, जल्दी करने के लिए। इजंट टू गिव एक्सटेंडेड डेट्स, के वो ना दे एक्सटेंडेड डेट्स को, फॉर हेयरिंग्स के लिए, सुनवाई के लिए। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है वाहिद तरीका जो स्पीड अप करने के लिए है मैटर को ECP के लिए, वो ये है कि वो एक्सटेंडेड डेट्स ना दे सुनवाई के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इट शुड ऑर्डर डेली हेयरिंग्स फॉर ऑल पार्टीज़, कहता है इसको ऑर्डर करना चाहिए डेली हेयरिंग्स को, डेली सुनवाई को, फॉर ऑल पार्टीज, सब पार्टीज़ के लिए। एंड डिसाइड द इशू वंस एंड फॉर ऑल। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसको ऑर्डर देना चाहिए डेली हेयरिंग्स को तमाम पार्टीज़ के लिए, और डिसाइड कर देना चाहिए इशू को फौरी तौर पर। अच्छा, अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहा है? वो ECP के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है कि उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। पहले उसने सॉल्यूशन बताया, अब दूसरा उसने ये बताया है कि इसको ऑर्डर देना चाहिए कि ये डेली तमाम पार्टीज़ के लिए सुनवाई रखे और फ़ौरन जो केस है उसका फैसला कर ले। अच्छा, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कंक्लूसिवली, मतलब उसका कंक्लूजन निकाले, और कंक्लूसिवली मतलब उसको पूरा कर दे, मुकम्मल कर दे। डिसाइसिवली उसका डिसीजन लेकर आए, और डिसाइसिवली मतलब पूरा फैसला उसका सुना दे। फाइनली, एब्सोल्युटली। द PML एंड PPP ऑल्सो नीड टू कॉफ अप, कहता है ये जो दोनों पार्टीज हैं इनको भी ज़रूरत है लेकर आए सारी की सारी एविडेंस को। कौन सी एविडेंस? डिमांडेड बाय द ECP, कहता है जो कि डिमांड की गई है ECP के ज़रिए। इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके? पॉलिटिसाइजिंग के, सियासी बनाने के। किसको? द इशू को, अगेंस्ट द PTI। कहता अब ये जो दोनों पार्टीज़ हैं इनको ज़रूरत है लेकर आएँ सारी की सारी एविडेंस को, और ये वो एविडेंस है जो कि डिमांड की गई है ECP के ज़रिए। कहता बजाय इसके कि वो सियासी बनाएं इस इशू को PTI के अगेंस्ट। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, कॉफ अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को मनी देना या किसी को इंफॉर्मेशन देना, स्पेशली उस वक्त जब आप देना ना चाहते हो, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ये फ्रेज इस्तेमाल होती है, कॉफ अप। ऑल पार्टीज मस्ट कम क्लीन विदाउट फर्दर डिले, कहता तमाम पार्टीज जो हैं मस्ट कम, उनको लाजमी आना चाहिए क्लीन, साफ, विदाउट फर्दर डिले, मज़ीद डिलेस के बगैर। कि अब ये जो पार्टीज़ हैं इनको लाजमी क्लीन आना चाहिए और बगैर कोई डिले आना चाहिए इनके फैसलों में।
तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैं एडिटोरियल 2 दिन नहीं डाल सकी। तो अब जैसे ही मुझे ये सब सहूलियत मिली हैं तो मैंने ये आपके लिए एडिटोरियल रिकॉर्ड कर लिया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।